ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 579 और 579 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। तो पंक्ति देखिए, ननु अग्नेः अन्यस्य अपि सतः धूमस्य अग्न्याधीनत्वं दृश्यते। ये जो पंक्ति है ननु, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। और बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 3 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है परमाणु जगत अकारणत्वाधिकरणम। अर्थात जगत के प्रति कारण परमाणु नहीं है, इस बात को बताने के लिए ही इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। जबकि वैशेषिकादि पूर्व पक्षी लोग कहते हैं कि जगत के प्रति कारण परमाणु है, तो उनका क्या कहना है वो बात समझने के बाद समझ ली। उसके बाद फिर सिद्धांतियों ने उनका बहुत सारी युक्तियों के द्वारा निराकरण भी कर दिया। और फिर अब इस अधिकरण के इस अंतिम सूत्र के द्वारा 17 नंबर के सूत्र के द्वारा यह बात बताई जा रही है कि यह परमाणु कारणवाद बिल्कुल उपेक्षणीय है, अत्यंत उपेक्षणीय है। साधकों के लिए सिद्धांत जो मुमुक्षु हैं, श्रेयोर्थी है, मोक्ष चाहने वाले साधक है, उन्होंने तो इस परमाणु कारणवाद का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए, क्योंकि इस परमाणु कारणवाद का ग्रहण किसी भी वेद को मानने वाले शिष्ट ऐसे मनु आदि लोगों ने ग्रहण किया नहीं है। अतः मुमुक्षु को भी उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, क्योंकि मुमुक्षु को चाहिए मोक्ष, और मोक्ष के लिए साधन है जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान, और उस ज्ञान के लिए कुछ भी उपयोग नहीं है इस परमाणु कारणवाद का। अतः मोक्षार्थी जिज्ञासु ने इस परमाणु का कारणवाद का त्याग कर देना चाहिए, इस बात को बता दिया। अब इस सूत्र में जो आया था चकार, उस चकार के द्वारा सूचित जो अर्थ है वो बताना चाहते हैं आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज। क्या कि उन लोगों के अर्थात वैशेषिकों के क्या क्या सिद्धांत और गलत है, इस बात को बताते हैं च के द्वारा। तो बताया था कल, वैशेषिक लोग अपने शास्त्र का प्रतिपाद्य के रूप में 6 पदार्थों को मानते हैं। वैसे 7 पदार्थ है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, किंतु अंतिम का पदार्थ अभाव है, उसको छोड़कर भाव पदार्थ 6 है। और वो 6 मुख्य रूप से उनके शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय है। और उन लोगों ने उन द्रव्य, गुण, कर्म इत्यादि पदार्थों को अत्यंत भिन्न भिन्न माना है और उनके लक्षण भी भिन्न भिन्न माना है। तो भी भिन्न भिन्न मानकर भी उन्होंने उससे विरुद्ध एक बात बोली है, क्या कि गुण, कर्म इत्यादि जो द्रव्य से आगे 5 पदार्थ है, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय इत्यादि, वे सब द्रव्य के अधीन है, द्रव्य के आश्रित है, द्रव्य को छोड़कर रह नहीं सकते, ये बात बताई। और बहुत सारे तो द्रव्य से उत्पन्न भी है, जैसे गुण की उत्पत्ति द्रव्य से है, कर्म की उत्पत्ति द्रव्य से है, और द्रव्य, गुण, कर्म, उसके बाद सामान्य जाति, भले वो नित्य है किंतु द्रव्य को छोड़कर रह नहीं सकती, द्रव्य, गुण, कर्म उसका आश्रय है, तो द्रव्य भी आश्रय है, ठीक, सामान्य हुआ। उसके बाद द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष भी नित्य द्रव्यों में रहता है। और उसके बाद समवाय भी गुण, गुणी, अवयवी को लेकर द्रव्यों में होता है। अर्थात ये सब पदार्थ परस्पर में अत्यंत भिन्न होने पर भी और उनके लक्षण भी अत्यंत भिन्न भिन्न होने पर भी वे सब द्रव्य के अधीन हैं, ऐसा वो लोग विरुद्ध बात बोलते हैं। तो विरुद्ध बात क्या हुई उनकी? तो अत्यंत भिन्न भिन्न भी मानना और पुनः द्रव्य के अधीन भी मानना।
किंतु ऐसा तो व्यवहार में देखा नहीं जाता। जैसे कहा था कल क्या कि शश, कुश, पलाश इत्यादि बहुत सारे पदार्थ अपने से एक दूसरे से अत्यंत भिन्न भिन्न हैं, और अत्यंत भिन्न भिन्न जो पदार्थ होते वे एक दूसरे के अधीन होते ऐसा देखा नहीं जाता। जैसे कि शेष खरगोश, कुश दर्भ आदि, पलाश पलस का पेड़ या पलाश है कि नहीं, वो उसके पत्ते आदि या पेड़, वे सब अलग अलग चीज है। ऐसी बात तो है नहीं, उसमें तो भिन्न भिन्न है किंतु एक के अधीन दूसरा है। शेष खरगोश रहेगा तभी दर्भ होगा, या जब जहाँ दर्भ उत्पन्न होता है वहां खरगोश होता है, या जहाँ पलाश है वहां खरगोश है, ऐसा कुछ भी एक दूसरे के अधीन नहीं है। उस प्रकार यदि द्रव्य गुण कर्म सामान्य इत्यादि पदार्थ अत्यंत भिन्न भिन्न है तो उन गुणादिक को द्रव्य के अधीन मानना उनका ठीक नहीं है, उनका कहना ठीक नहीं है। इस बात को बता दिया सिद्धांतियों ने। ठीक, इसके ऊपर फिर उन्हीं का एक किसी आचार्य उनके वैशेषिकों के उन्होंने कहा क्या, अथ इत्यादि पंक्ति से। तो ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है आपके किताब में, 500 कितने पर 79 ना, तो ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति, अथ भवती द्रव्याधीनत्वम, मिला पंक्ति, कल की पंक्ति, उसके ऊपर लिख के रखिए पूर्व पक्षी, अथ भवती इत्यादि के ऊपर। ठीक, फिर उसके नीचे एक दूसरी पंक्ति, दूसरी तीसरी पंक्ति में होगा तो तथा सती आया है, तथा सती, उसके ऊपर लिखिए पुनः सिद्धांति। अब देखिए, तो अथ भवती इत्यादि से जो पूर्व पक्षी ने अपनी बात पुनः बार रखने की प्रयास किया, उसके पहले क्या बताया था, एवं द्रव्यादीनाम अत्यंत भिन्नत्वात् न एव द्रव्याधीनत्वं गुणादीनाम भवितुमर्हति। द्रव्यादीनाम अत्यंत भिन्नत्वात्, द्रव्यादियों से अत्यंत भिन्न होने के कारण गुणादिक द्रव्य के अधीन है, यह कहना ठीक नहीं है। द्रव्याधीनत्वम लग गया जी, न एव भवितुम अर्हति। इस पर फिर पूर्व पक्षी बोला था क्या कि उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि यदि अत्यंत अभेद रहता है, अभेदे द्रव्यम अभेदे द्रव्यम गुण इति शब्द प्रत्यवेद कथम इति, कल्पित भेद अपि अस्ति इति आशय। तो फिर जो पूर्व पक्षी बोल रहा था कि अत्यंत भिन्न यदि रहता है तो भी द्रव्याधीन कह नहीं सकते गुणादिक को, और अत्यंत अभेद मानेंगे तो भी द्रव्याधीन कह नहीं सकते, अतः कल्पित भेद मानेंगे और द्रव्यादिक की ही अवस्था विशेष मानेंगे गुणादिक को। ये कहने का प्रयास किया किसने, उस पूर्व पक्षी ने। पंक्ति देखिए, अथ भवती गुणादीनाम द्रव्याधीनत्वम, गुणादिक द्रव्याधीन है, यदि है तो इसलिए तो द्रव्य भावे भावात्, द्रव्य है तो उनकी सत्ता है गुणादिक की, द्रव्य नहीं है तो उनकी सत्ता नहीं है। इस बात को बता दिया, ठीक है ना। फिर अत्यंत भेद रहेगा तो भी द्रव्याधीन नहीं होंगे, अत्यंत अभेद रहेगा तो भी द्रव्याधीन नहीं होंगे, फिर कल्पित भेद मानेंगे, ये उन्होंने कहा था, है कि नहीं। इसलिए फिर पुनः सिद्धांति बोल रहे हैं क्या, तथा सती, यदि कल्पित भेद मानकर द्रव्य की अवस्था विशेष मानेंगे। और दृष्टांत भी दिया था उस पूर्व पक्ष ने, जैसे कि देवदत्त एक ही है किंतु अवस्था भेद से शब्द का भेद और प्रत्यय का भेद हो जाता है। कहा था ना, यथा देवदत्त एक एव सन अवस्थान्तर योगात् अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति, दृष्टांत दिया था। तद्वत उस प्रकार द्रव्य गुण कर्म इत्यादि ये सब है तो क्या, द्रव्य की अवस्था विशेष, किंतु तो भी भेद का व्यवहार हो जाता है, ये बात बोला था पूर्व पक्षी। तब सिद्धांति ने कहा तथा सती, इस प्रकार यदि मानोगे तो सांख्य सिद्धांत प्रसंग, तो वेदांत के जैसे ही तुम्हारा मानना हुआ फिर, क्योंकि वेदांत में भी
द्रव्य गुण कर्म इत्यादि में अत्यंत भेद मानते नहीं है, द्रव्य की वो अवस्था विशेष है। अर्थात गुणाधिक द्रव्य को छोड़ करने द्रव्यात्मक है, ये वेदांत का सिद्धांत। और उनका क्या कहना है कि द्रव्य के अधीन है, वो भिन्न है, अत्यंत वैशेषिकों का जो पारंपरिक कहना है अत्यंत भिन्न है, किंतु भिन्न होने पर भी द्रव्य के अधीन है, द्रव्य को छोड़कर नहीं रह सकते। कौन? गुणादि। और वेदांती क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, वो सब द्रव्यात्मक है, द्रव्य से भिन्न नहीं है। कौन? गुणादि। ये दोनों का अंतर। तब सिद्धांति ने कहा कि तुम्हारा मत वेदांत जैसा होगा। दूसरी बात, स्व सिद्धांत विरोध, अपने सिद्धांत के साथ तुम्हारा क्या होगा? विरोध। क्योंकि तुम अब मानने लगे देवदत्त का उदाहरण देकर, क्या? द्रव्य की अवस्था विशेष। तब तो अत्यंत भेद मानने वाला जो तुम्हारे शास्त्र का सिद्धांत है उसके साथ भी तुम्हारा क्या होगा? विरोध होगा। ये बात बता दिया सिद्धांतियों ने। उस पर अब पुनः पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु इत्यादि से। तो पंक्ति देखिए, ननु और उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। क्या बोल रहा है वो अब? कि वो बोल रहा है कि अधीन होने के लिए अभेद मानने की जरूरत नहीं है। वास्तविक भेद में भी अधीनता आ जाती है। उदाहरण दे रहा है कि अग्नि और धूम, धूम अग्नि के अधीन है, किंतु धूम अग्नि के अधीन है, इसका मतलब वह धूम अग्नि स्वरूप है, अग्नियात्मक है, ऐसी बात तो है नहीं। अग्नि से भिन्न है। कौन? धूम। तो भी वो अग्नि के अधीन है, क्योंकि अग्नि को छोड़कर रह नहीं सकता, है कि नहीं? उस प्रकार गुणाधिक भी द्रव्य के अधीन है, और द्रव्य के अधीन उनको कहने के लिए वे गुणाधिक द्रव्यात्मक है, ये कहने की जरूरत नहीं है। ये उसका कहना। ठीक है, पंक्ति देखिए, ननु अग्नेः अन्यस्यापि सतः धूमस्य अग्नि अधीनत्वं दृश्यते। ठीक है, अग्नेः अन्यस्य, अन्यस्य भिन्नस्य, अग्नि से भिन्न है। कौन? धूम। तो अग्नि अन्यस्यापि सतः, अग्नि से भिन्न होता हुआ भी सतः धूमस्य अग्नि अधीनत्वं दृश्यते, अग्नि के अधीन है। कौन? धूम, है कि नहीं? उस प्रकार, है कि नहीं? क्या? कि गुणाधिक भी द्रव्य से भिन्न है, किंतु द्रव्य के अधीन है, ऐसा हम मानते हैं। उन गुणाधिक को द्रव्यात्मक कहने की जरूरत नहीं। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ठीक है, अर्थात उनका कहना क्या है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय ये सब अत्यंत भिन्न है, किंतु भिन्न होने पर भी वो गुणाधिक द्रव्य के अधीन है। और सिद्धांति क्या कहते हैं कि उन गुणाधिकों को अत्यंत भिन्न मानकर पुनः द्रव्याधीन मानना, ये बात आपकी ठीक नहीं है, किंतु ऐसा होना चाहिए कि वो गुणाधिक द्रव्यात्मक ही है, ये सिद्धांति का कहना। ठीक है, किंतु पूर्व पक्षी कहता है अत्यंत भिन्न होने पर भी वे गुणाधिक द्रव्य के अधीन हो सकते हैं। जिस प्रकार की अग्नि से भिन्न होता हुआ भी धूम अग्नि के अधीन है, ये कहना। ननु अग्नेः अन्यस्य अपि सतः धूमस्य अग्न्याधीनत्वं दृश्यते। लग गया? अब उत्तर दे रहे उसको, सत्यम दृश्यते। इसके ऊपर लिखिए समाधानम। सत्यम, ठीक है, ये बात तो ठीक है। क्या? धूम अग्नि से उत्पन्न होने के कारण अग्नि के अधीन है, तो भी उनमें भेद है। क्यों? कि भेद की प्रतीति आती है, इसलिए उनमें भेद है। किंतु द्रव्य गुण इसके बारे में क्या कि अत्यंत भेद मानते हो तो अधीन नहीं कह सकते, है कि नहीं? क्यों? उनमें भेद की प्रतीति आती नहीं है। ठीक ना? पंक्ति देखिए, सत्यम दृश्यते। आगे, भेद प्रतीते हेतु तत्र अग्निधूमयो अन्यत्वं निश्चीयते। ठीक है, भेद प्रतीते हेतु तत्र, अग्नि और धूम के दृष्टांत में भेद प्रतीति के कारण तो अग्नि धूमयो अन्यत्वं निश्चीयते। अग्नि और धूम इन दोनों में अन्यत्व है, अन्यत्व भिन्नत्व है, इस बात का तो निश्चय कर सकते हैं। क्यों? उनके यहाँ उनमें उसके बारे में भेद की प्रतीति आती है। ठीक है ना? अग्नि अलग है, धूम अलग है, तो भेद प्रतीति हेतु भेद प्रतीति के अनुसार तो
तत्र उस अग्निधूम के दृष्टांत में तत्र अग्निधूमयोः अन्यत्वं निश्चीयते, भिन्न भिन्न ऐसा निश्चय होता है। इह तु, किंतु इधर तो गुण द्रव्य इसके बारे में तो इह तु शुक्लः कंबलः अर्धविराम, रोहिणी धेनुः अर्धविराम, नीलम उत्पलम इति द्रव्यस्य एव तस्य तस्य तेन तेन विशेषणेन प्रतीयमानत्वात् न एव द्रव्यगुणयोः अग्निधूमयोः इव भेद प्रतीतिः अस्ति, तस्मात् द्रव्यात्मकता गुणस्य। यहां तक हुआ। थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे। कहां से? तो नीलम उत्पलम इति, या तक ठीक है। उसके आगे नीलम उत्पलम इति, उसके बाद में एक दो शब्द छोड़कर तस्य तस्य, पीछे द्रव्यस्य एव, आगे तेन तेन विशेषणेन प्रतीयमानत्वात्, दो तीन शब्द छोड़कर आगे अग्निधूमयोः इव, उसके पीछे द्रव्य गुणयोः, आगे भेद प्रतीतिः, फिर पीछे आया है न एव, आगे अस्ति, तस्मात् गुणस्य द्रव्यात्मकता, तस्मात् गुणस्य द्रव्यात्मकता। ठीक है, देखो भाई अर्थ। इह तु, इधर तो द्रव्य गुण, इसके बारे में तो शुक्लः कंबलः ऐसी प्रतीति आती है, जैसे वहां पर अग्नि अलग से प्रतीति आती है, धूमः अलग से प्रतीति आती है कि नहीं? अतः वहां पर तो भेद है, किंतु यहां पर गुण और द्रव्य इत्यादि को का, कर्म और द्रव्य इत्यादि को का भेद मान नहीं सकते। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि भेद की प्रतीति आती नहीं है। कैसे? जैसे कि शुक्लः कंबलः कह दिया है नहीं? अब कंबल को छोड़कर शुक्ल नहीं रह सकता, शुक्ल को छोड़कर कंबल नहीं रह सकता, भेद की प्रतीति होती नहीं। यदि अलग अलग से रह पाते धूम वन्य की तरह, है कि नहीं, तो उस प्रकार जैसे धूम को छोड़कर भी वन्य रहता है, और बहुत जगह वन्य को छोड़कर वन्य बुझ गया तो भी धूम दिखाई देता है, तो अतः वो अलग अलग है। दूसरी बात, उनका कार्य भी अलग अलग है। वन्य का कार्य अलग है, दाह करना, धूम का कार्य अलग है, धूम शीतल है, वन्य उष्ण है, ठीक है कि नहीं, ये सब बात है। उस प्रकार यहाँ पर शुक्लता, शुक्ल रूप गुण और कंबल द्रव्य, इनमें भेद नहीं सिद्ध हो सकता। यदि उनका कार्य अलग अलग होता, कंबल उष्णता दे रही है और गुण शुक्ल ठंडी दे रहा है, कोई ऐसा कार्य अलग अलग होता तो भिन्न भिन्न मानते। दूसरी बात, एक को छोड़कर दूसरे की प्रतीति भी नहीं आती है, योग को छोड़कर दूसरा रहता भी नहीं है, द्रव्य को छोड़कर, कंबल को छोड़कर शुक्ल नहीं रह सकता, शुक्ल को छोड़कर कंबल नहीं है। अतः उनका क्या है? अभेद ही है। अत्यंत भेद मानना उचित नहीं है, जबकि उनका सिद्धांत यह गलत है कि अत्यंत भेद मानकर पुनः द्रव्याधीन करना, ये बात। यह तो शुक्ल कंबल एक उदाहरण, रोहिणी धेनु, रोहिणी लाल, लाल गाय है, ये बात। उसी प्रकार नीलम उत्पलम, उत्पल और नील ये दोनों का भेद ही प्रतीत होता है। नीलम उत्पलम इति तस्य तस्य द्रव्यस्य एव, उस द्रव्य का ही, उस द्रव्य, जैसे पहला कंबल, दूसरा धेनु, तीसरा उत्पल, तो तस्य तस्य द्रव्यस्य एव तेन तेन विशेषणेन, उस विशेषण के साथ, जैसे पहला विशेषण शुक्ल, दूसरा रोहिणी, तीसरा नीलम, तेन तेन विशेषणेन प्रतीयमानत्वात्, उस द्रव्य की उस विशेषण के साथ प्रतीति होने से, प्रतीयमानत्वात्, क्या जी? अग्नि धूमयो इव, अग्नि और धूम की तरह, द्रव्य गुणयो हो, द्रव्य और गुण इन दोनों में भेद प्रतीति न एव अस्ति। जैसे धूम और अग्नि में भेद की प्रतीति है, उस प्रकार
द्रव्य और गुण में भेद की प्रतीति नहीं है, अतः उनको अत्यंत भिन्न मानना उनका गलत है वैशेषिकों का। यह बात भेद प्रतीति ही न एव अस्ति तस्मात्, फिर सिद्ध क्या हुआ भाई, तस्मात् गुणस्य द्रव्यात्मकता, इसलिए गुण क्या है, द्रव्यात्मक है, द्रव्य की अवस्था विशेष, द्रव्य को छोड़कर नहीं है। ठीक है ना, ये बात गुणस्य द्रव्यात्मकता। आगे एतेन, एतेन मतलब गुण द्रव्यात्मक है, इस बात को सिद्ध कर देने से क्या सिद्ध हुआ, और तो बता रहे एतेन कर्म सामान्य विशेष समवायानाम द्रव्यात्मकता व्याख्याता, ये सब क्या है, द्रव्यात्मक ही है। कौन कौन, कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये भी द्रव्यों को छोड़कर नहीं है, द्रव्यात्मक ही है। लग गया, जैसे कि गुण द्रव्यात्मक है उस प्रकार ये कह दिया। यहां तक बात हो गई ना, तो क्या सिद्ध हुआ अभी तक कि उनका सिद्धांत गलत है, ये बात बता दी। क्या उनका सिद्धांत कि 6 पदार्थ अत्यंत भिन्न है और तो भी द्रव्याधीन है, ये उनका सब गलत है। वो 6 पदार्थ अत्यंत भिन्न है नहीं, गुण कर्म इत्यादि सब द्रव्यात्मक ही है, क्योंकि द्रव्यों को छोड़कर उनकी अलग रूप से प्रतीति होती ही नहीं है, ये बात बता दी। किंतु और वो बोलेगा फिर पूर्व पक्षी क्या कहता है, वो आगे चलिए, गुणादीनाम द्रव्याधीनत्वं द्रव्य गुणयोः अयुत सिद्धत्वात् इति यदि उच्चेत, मतलब इस प्रकार यदि कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा तो सिद्धांती बोल रहे, किंतु ऐसा उनका बोलना भी ठीक नहीं है। क्या बोलने का प्रयास करेगा पूर्व पक्षी, वो दे रहे इस पंक्ति में, गुणादीनाम इत्यादि पंक्ति में, और गुणादीनाम इस पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए, अवतरण। गुणादीनाम द्रव्येण अभेदाभावे अपि अयुत सिद्धत्वेन तद अधीनत्वं भवति, इति आशंकते। देखो भाई अर्थ क्या कि गुणादीनाम द्रव्येण अभेदाभावे भी, वो पूर्व पक्षी बोलना चाहेगा कि गुणादि द्रव्य के साथ अभेद नहीं है, अभिन्न नहीं है कि नहीं, अभेद का अभाव है, तो भी अयुत सिद्ध है। वो सब द्रव्य गुण अयुत सिद्ध है, द्रव्य कर्म अयुत सिद्ध है, ठीक है ना, और गुण कर्म सामान्य द्रव्य जातीय और द्रव्य अयुत सिद्ध है, बराबर, विशेष और नित्य द्रव्य ये भी अयुत सिद्ध है कि नहीं, और समवाय भी उनमें द्रव्य में रहता है, अवयवी है कि नहीं, वे भी अयुत सिद्ध है, उनमें समवाय रहता है। लग गया, तो पंक्ति देखिए फिर, तो गुणादीनाम द्रव्येन, द्रव्य के साथ अभेद उनका न होने पर भी अभेद मानने की जरूरत नहीं है, अभेद अभावे भी, तो भी उनमें तदाधीनत्व हो सकता है, द्रव्याधीनत्व हो सकता है। क्यों? अयुत सिद्धत्व, उनमें क्या है, अयुत सिद्धता है, इसलिए वे गुणाधिक द्रव्य के अधीन है। और गुणाधिक द्रव्य के अधीन है, इस बात को बताने के लिए उनका अभेद मानने की जरूरत नहीं है, भिन्न है तो भी द्रव्य के अधीन है। कौन? गुणाधिक। क्यों? अयुत सिद्ध होने के कारण। अर्थात वे वैशेषिक लोग गुणाधिक को द्रव्यात्मक मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना, वो कहते अत्यंत भेद ही है, अभेद नहीं है। फिर अधीनत्व क्यों है? अयुत सिद्ध होने के कारण, ये बोलना चाहते। अब पंक्ति को देखिए,
तो गुणादीनां द्रव्याधीनत्वं द्रव्य गुणयो अयुत सिद्धत्वात् इति यदि उच्चेत, थोड़ा अन्वय, यदि पीछे द्रव्य गुणयो अयुत सिद्धत्वात्, द्रव्य गुणयो अयुत सिद्धत्वात्, पीछे गुणादीनां द्रव्याधीनत्वं, गुणादीनां द्रव्याधीनत्वं इति उच्चेत, इति उच्चेत। ठीक है, देखो भाई अर्थ, यदि द्रव्य गुणयो अयुत सिद्धत्वात्, द्रव्य और गुण ये सब क्या है, अयुत सिद्ध है, तो बात होती है, एक युत सिद्ध, एक होता है अयुत सिद्ध। युत सिद्ध मतलब पहले अलग अलग है, बाद में एक दूसरे के पास आ गए, तो उसको कहते हैं क्या, युत सिद्ध। जैसे घट अलग है, पट अलग है, किंतु घट को लाकर पट के ऊपर रख दिया तो वो क्या हुई, युत सिद्ध, उनका संयोग आदि संबंध है। किंतु जो अयुत सिद्ध है मतलब जन्मता ही एक दूसरे के साथ ही है, अलग अलग उत्पन्न हुए अलग अलग जगह, ऐसी बात नहीं, जन्मता ही वे क्या है, एक दूसरे के साथ है, उनको कहते हैं क्या, अयुत सिद्ध। और ये सब गुणाधिक द्रव्य के साथ अयुत सिद्ध होने के कारण वे सब द्रव्याधीन है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। पंक्ति देखिए, यदि द्रव्य गुणयो अयुत सिद्धत्वात् गुणादीनां द्रव्याधीनत्व, अयुत सिद्ध होने के कारण गुणाधिक द्रव्य के अधीन है, इति उच्चेत, ऐसा यदि वो बोलना चाहेगा, कौन, पूर्व पक्षी, तब उसको उत्तर दे रहे, तत्पुनः अयुत सिद्धत्वं अपृथक देशत्वं वा स्यात्, अपृथक कालत्वं वा अपृथक स्वभावत्वं वा सर्वथा अपि न उपपद्यते। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना, तत्पुनः इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, दूषयितुं विकल्पयति, दूषयितुं विकल्पयति तत्पुनः इति, दूषित करने के लिए, खंडन करने के लिए विकल्प कर रहे सिद्धांत, विकल्प करके उनका खंडन कर देते हैं। देखो भाई, तो क्या विकल्प कर रहे हैं, देखो भाई, तत्पुनः अयुत सिद्धत्व, अयुत सिद्धत्व है ना, गुण द्रव्य गुण इत्यादियों में क्या है, अयुत सिद्धत्व है, लेकिन वो अयुत सिद्धत्व है क्या चीज, वो बताओ, ये पूछ रहे हैं कौन, सिद्धांती। पंक्ति देखिए, तत्पुनः अयुत सिद्धत्वं क्या है, अपृथक देशत्वं वा स्यात्, अपृथक देशत्व यह अयुत सिद्धत्व है क्या, पहला विकल्प। अपृथक कालत्वं वा, अपृथक कालत्व यह अयुत सिद्ध है क्या, दूसरा विकल्प। क्यों, अपृथक स्वभावत्व यह अयुत सिद्धत्व है क्या, तीनों में से अयुत सिद्ध का स्वरूप तुम क्या मानते हैं, अयुत सिद्धत्व क्या चीज है, ये प्रश्न। सर्वथापि मतलब तीनों में से कोई भी विकल्प मानते हैं पूर्व पक्षी, तो भी न उपपद्यते, उनका वो कहना उपपन्न नहीं होता है। कैसे, एक एक बात को बता रहे फिर, ठीक है ना। तो पहला विकल्प क्या था, अपृथक देशत्व। अपृथक देशत्व मतलब क्या, पृथक देश मतलब अलग अलग रहना, अपृथक देशत्व मतलब अलग अलग न रह पाना, यही है क्या, अलग अलग न रह पाना मतलब एक रूप होकर रहना, ये अपृथक देशत्व, यही अयुत सिद्धत्व है। ऐसा यदि बोलने का प्रयास करते हैं तो उनका पहले विकल्प का निषेध कर रहे अपृथक देशत्व इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो देखो भाई, तो अपृथक देशत्वे तावत् स्वाभ्युपगम विरुद्धेत, मतलब अयुत सिद्धत्व का स्वरूप अपृथक देशत्व कहते हैं, तो स्वाभ्युपगम, स्व अभ्युपगम, अभ्युपगम सिद्धांत स्वीकार, अपने सिद्धांत के साथ भी उनका विरोध होगा। कैसे, वो आगे बता रहे हैं, किंतु उस सब बातों को बताने के पहले ये जो पंक्ति चालू हुई अपृथक देशत्वे, उसके पूर्व में थोड़ा सा लिखिए अवतरण, देखते हैं।
शौक्ल्यस्य पटनिष्ठत्वात् अर्धविराम पटस्य तंतुदेशत्वात् आगे पट शौक्लेयोः अपृथग्देशत्वाभावात् बराबर एकदेशत्वाभावात् आगे उद्धरण चिन्ह में शुक्लः पटः उद्धरण चिन्ह बन शुक्लः पटः इति सामानाधिकरण्य प्रतीतिः न स्यात् इति आद्यम दूषयति अपृथग्देशत्वे इति। ठीक है, देखो भाई, तो एक एक बात देखिए। अयुत सिद्धत्व का मतलब अपृथक देशत्व मतलब एक देश में रहना, एक अधिकरण में रहना, यह है अयुत सिद्धत्व। तब क्या होगा, तो उनका अपने सिद्धांत के साथ विरोध होगा। कैसे विरोध होगा, तो थोड़े में लिख दिए यहां पर, फिर आगे भाष्य में भी आएगा ये बात। पंक्ति देखिए शुरू से, ठीक, अवतरण लिखा ना, शौक्ल्यस्य पटनिष्ठत्वात्, ध्यान दीजिए, पट है और तंतु है, बराबर। पट में जो रूप है शुक्ल रूप समझ लीजिए, तो वो शुक्ल रूप उन्होंने कहा माना है, पट में माना है। और वो शुक्ल रूप के प्रति कारण भी पट है, क्योंकि गुण के प्रति गुणी समवायी कारण होता है। तो गुण हुआ शुक्ल रूप, गुणी हुआ पट, और उस शुक्ल रूप को उन्होंने माना है, उसका रहने का देश माना है कौन, पट। इतनी बात हुई। अब देखिए आगे, शौक्ल्यस्य पटनिष्ठत्वात्। अब पट का रहता है, तब करे पटस्य तंतुदेशत्वात्, क्योंकि पट के प्रति उपादान कारण कौन है, तंतु। तो पट का रहने का देश, रहने का स्थान, आधार अधिष्ठान कौन है, तंतु। तो पट का स्थान हुआ रहने का आधार तंतु, बराबर। तंतु में रह रहा है कौन, पट। और पट का रूप कहाँ रह रहा है, पट में। पट का रूप शुक्ल रूप कहाँ रह रहा है, पट में। तो दोनों का अधिकरण भिन्न भिन्न हुआ कि नहीं, किनका, शुक्ल रूप का और पट का अधिकरण भिन्न भिन्न हुआ। और शुक्ल रूप और पट, इन दोनों में उन्होंने क्या माना है, अयुत सिद्धत्व। और अयुत सिद्धत्व का अर्थ क्या कर रहे हैं, अपृथक देशत्व, पृथक देश में न रहना, यह अयुत सिद्धत्व है। पहला विकल्प वो है ना, अपृथक देशत्व मतलब क्या, पृथक देश में, अलग अलग देश में न रहना, यह अयुत सिद्धत्व है। और शुक्ल रूप और पट, इनको दोनों को क्या माना है उन्होंने, अयुत सिद्ध। अयुत सिद्ध माना है मतलब क्या, दोनों एक देश में रहते हैं, किंतु कहा एक देश में रह रहे, वो शुक्ल रूप रह रहा है पट में, और पट रह रहा है तंतु में, तो दोनों अलग जगह रह रहे। यदि पट में रहता, शुक्ल रूप भी पट में रहता, तो हो सकता था दोनों का अधिकरण एक है, अपृथक देशत्व सिद्ध हो पाता है कि नहीं। किंतु अपृथक देशत्व रूप अयुत सिद्धत्व उनका सिद्ध ही नहीं हो रहा है, क्योंकि शुक्ल रूप रह रहा है पट में, उसका अधिकरण पट हुआ, पृथक देश हुआ उसका। और पट कहाँ रह रहा है, तंतु में, तो उसका रहने का स्थान अलग हुआ, तो पृथक देश हुआ उनका, अपृथक देशत्व कहाँ सिद्ध हुआ।
बात लग रही नहीं? पंक्ति देखिए फिर, शौक्ल्यस्य पट निष्ठत्वात् और पटस्य तंतु देशत्वात्। फिर आगे पट शौक्ल्यो हो, पट और उसका शुक्ल रूप, ये दोनों अपृथक देशत्व अभावात्, अपृथक देशत्व अभावात् इसका अर्थ कर दिया एक देशत्व अभावात्, दोनों का एक देश नहीं है। किन किन का नहीं, यहां पर पट शौक्ल्यो हो एक देशत्व अभावात्, क्योंकि अपृथक देशत्व अभावात् का अर्थ क्या कर दिया? एक देशत्व अभाव, एक देश का अभाव है। किन किन का? पट का और शौक्ल्य रूप का। पट का और पट का जो शुक्ल रूप, उन दोनों का एक अधिकरण है क्या? नहीं है, बता दिया ना, अलग अलग है करके। तो एक देशत्व अभाव, एक देश में एक देशत्व उसमें है ही नहीं है, अर्थात अपृथक देशत्व नहीं है कि नहीं? अपृथक देशत्व मतलब एक अधिकरण में रहना, उसका क्या है? अभाव, अभावात्। फिर शुक्ल पट इति सामानाधिकरण्य प्रतीति न स्यात्, फिर शुक्ल पट ये सामानाधिकरण्य से प्रतीति भी नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि वो क्या कहते? अयुत सिद्ध मानते दोनों को, शुक्ल रूप को और पट को अयुत सिद्ध मानते, ठीक, किंतु उनका अधिकरण तो भिन्न भिन्न है, ठीक। शुक्ल पट इति सामानाधिकरण प्रतीति न स्यात् इति ऐसा कहकर आद्यम दूषयति, पहले विकल्प के बारे में दोष दे रहे हैं सिद्धांती। कहां से? अपृथक देशत्वे तु तावत इत्यादि पंक्ति से मिला, तो भाष्य पंक्ति में आइए। अपृथक देशत्वे तावत, अपृथक देशत्व अयुत सिद्धत्व ऐसा मानेंगे तो स्वाभ्युपगम विरुद्धेत, अभ्युपगम स्वीकार, अपने ही सिद्धांत का उनका विरोध होगा। क्या विरोध होगा? कैसा होगा? वो बता रहे आगे, कथम, ठीक। अब देखो बड़ी समस्या है उनके यहाँ। शुक्ल पट, इन दोनों का सामानाधिकरण की जो प्रतीति आ रही है उसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने अयुत सिद्धत्व माना है, एक देश माना है, लेकिन सामानाधिकरण से प्रतीति हो रही है, और सामानाधिकरण की प्रतीति होनी नहीं चाहिए क्योंकि उनके सिद्धांत क्या है? दोनों का अधिकरण क्या है? भिन्न भिन्न है। शुक्ल रूप का अधिकरण है पट और पट का अधिकरण है कौन? तंतु। देखिए तो वही बता रहे फिर आगे, कथम, आगे तंत्वारब्ध ही पटः तंतु देश अभ्युपगम्यते, ये उनका सिद्धांत स्वीकार, न पट देश, ठीक। पंक्ति देखिए, तंत्वारब्ध, आरब्ध उत्पन्न, तंतु से उत्पन्न जो पट, तो वह पट उसका देश कौन है? तंतु देश, तंतु में रहता है कौन? पट। पट तंतु देश अभ्युपगम्यते, उसका देश तंतु मानते हैं। अभ्युपगम्यते अर्धविराम न पट देश, पट पट में नहीं रहता है, पट कहाँ रहता है? तंतु में, क्योंकि तंतु से उत्पन्न हुआ है कौन? पट, ठीक। तो पट का अधिकरण कौन हुआ? तंतु। एक बात आगे चलिए, पटस्य तु गुणाः शुक्लत्वादयः पटदेशाः अभ्युपगम्यन्ते अर्धविराम न तंतु देशाः, ठीक है। अब पटस्य तु गुणाः शुक्लत्वादय, पट के गुण जो शुक्लत्वादिक, उनका देश कौन है? पट देश है, पट में रहते हैं वो, पट देशाः अभ्युपगम्यन्ते, पट देश में रहते हैं। न तंतु देशा, वो तंतु में नहीं रहते, कौन? पट के जो शुक्लत्वादि गुण वे पट में रहते हैं, तंतु में नहीं। तंतु के शुक्लादिक अलग है, पट के शुक्लादिक अलग है, क्योंकि उन्होंने कहा है कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते हैं, अर्थात कारण के गुण अलग है, कार्य के गुण अलग है। तंतु के गुण शुक्लादिक अलग है, पट के गुण शुक्लादिक अलग है। यदि अलग नहीं मानेंगे तो कार्य कारण भाव नहीं होगा, और उन्होंने कार्य कारण भाव माना है। क्या? कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते हैं, है कि नहीं? और गुण अपने उपादान कारण में रहते हैं। अब पट का शुक्ल रूप, उसका उपादान कारण पट है, अतः पट का शुक्ल रूप कहाँ रहता है? पट में रहता है, पट में रहता है, तंतु में नहीं। और पट कहाँ रहता है? तंतु में रहता है, पट में नहीं। दो चीज अलग है, पट का शुक्ल रूप एक बात, और दूसरा पट। तो पट का जो शुक्ल रूप है वो कहाँ रह रहा है? ये ध्यान में रखना है। कहाँ रहता है वो? पट में रहता है, बराबर।
और पट का रहता है तंतु में। तो जिस तंतु में पट रह रहा है उस तंतु में यदि पट का रूप रहता, जिस तंतु में पट रह रहा है कि नहीं, उस तंतु में यदि पट का रूप रहता तब दोनों का अधिकरण एक होता, तब अपृथक देश सिद्ध होता। किंतु अपृथक देश सिद्ध नहीं हो रहा है कि नहीं। दूसरी बात, पट का रूप कहाँ रह रहा है, पट में, और पट का रूप जिस पट में रह रहा है उसी पट में यदि नहीं, उसी पट में यदि पट रहता, पट तंतु में न रहकर पट में रहता, तो पट भी रह रहा है पट में और शुक्ल रूप भी रह रहा है पट में, तो भी हो जाता क्या, अपृथक देशत्व। दोनों का अधिकरण एक अपृथक देशत्व हो जाता। किंतु अपृथक देशत्व सिद्ध ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों का अधिकरण अलग अलग है कि नहीं। किन किन का, पट का अधिकरण तंतु अलग और शुक्ल रूप का अधिकरण पट अलग, अपृथक देशत्व है नहीं। जबकि अयुत सिद्धत्व का मतलब वो क्या कहते हैं, अपृथक देशत्व। और पट का शुक्ल रूप और पट इन दोनों में क्या है, अयुत सिद्धत्व बोलते। वो कहाँ अयुत सिद्धत्व है, क्योंकि अयुत सिद्धत्व का स्वरूप क्या बताया आपने, अपृथक देशत्व। वो तो सिद्ध ही नहीं हो रहा है, लग गया कि नहीं ये बात। इसलिए उनका वो कहना भी ठीक नहीं है क्या, अयुत सिद्ध होने के कारण गुणाधिक द्रव्य के अधीन है कि नहीं। किंतु अयुत सिद्धत्व ही सिद्ध नहीं हो रहा है तो गुणाधिक कहां द्रव्य के अधीन रहेंगे, लग गया कि नहीं ये बात। पंक्ति चलिए, कथम के आगे देखिए पुनः, तंत्वारब्ध ही पटः, मिला पंक्ति, तंतु से आरब्ध उत्पन्न है कौन, पट, और वो पट का रहता है फिर तंतु देश, क्योंकि तंतु से उत्पन्न है। तो तंतु देश अभ्युपगम्यते न पट देश, पट का देश पट नहीं है, पट का देश तंतु है। एक बात हुई, आगे चलिए, पटस्य तु गुणाः शुक्लत्वादय, पट के गुण कौन, शुक्लत्वादिक, वे कार रहते शुक्लत्वादिक, पट देशाः अभ्युपगम्यन्ते, न तंतु देशा, तंतु में नहीं मानते वो, पट में रहते हैं, लग गया कि नहीं। उसके लिए प्रमाण भी दे रहे हो क्या, तथा च अहुः, वैशेषिक सूत्र, द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते गुणाश्च गुणांतरम इति, ठीक है ना। इस सूत्र का व्याख्यान स्वयं कर रहे भगवान भाष्यकार। तो तात्पर्य क्या, द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते, द्रव्य अन्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, जैसे तंतु अन्य द्रव्य पट को उत्पन्न करते हैं, तंतु द्रव्य है, वे अन्य द्रव्य पट को उत्पन्न करते हैं। और गुणा गुणांतर, तंतु के गुण अन्य गुण को अर्थात पट के गुण को, शुक्लत्वादिक को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। गुणाश्च गुणांतरम इति, लग गया। आगे चलिए, तंतवो ही कारण द्रव्याणि, मिल गया। ये जो पंक्ति है ना, तंतवो ही इत्यादि, उसके पूर्व में लिखिए, कारणाद सूत्रम व्याचष्टे तंतवः इति, कारणाद सूत्रम व्याचष्टे तंतवः इति। ये जो कानाद का सूत्र दिया अभी कनाद मुनि का, उसका व्याख्यान कर रहे भगवान भाष्यकार। तो देखो भाई पंक्ति, तंतवः ही कारण द्रव्याणि कार्य द्रव्यम पटम आरभन्ते, मिला थोड़ा अन्वय, ही कारण द्रव्याणि, पीछे तंतवः, आगे कार्य द्रव्यम पटम आरभन्ते। देखो कारण द्रव्य जो तंतु, वे कार्य द्रव्य जो पट, उसको आरभन्ते उत्पन्न करते हैं। कारण द्रव्य तंतु वे अन्य द्रव्य को, पट को, कार्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। तो सूत्र का पहला भाग हुआ ना, द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते। आगे चलिए, तंतुगताश्च गुणाः शुक्लादयः कार्य द्रव्य पटे शुक्लादि गुणांतरम आरभन्ते इति, ठीक है। कारण के गुण
कार्य के गुण को उत्पन्न करते हैं। कारण है तंतु, कार्य है पट। कारण जो तंतु उसके गुण शुक्लाधिक, वे गुण कार्य जो पट उसके गुण को शुक्लाधिक को उत्पन्न करते हैं। अर्थात कारण के गुण अलग है, कार्य के गुण अलग है। ठीक है। तंतुगताश्च गुणा, तंतुगत मतलब तंतु में विद्यमान जो गुण, कौन? शुक्लादय। वे क्या करते हैं? कार्य द्रव्य पटे, कार्य द्रव्य कौन? पट। उस पट में शुक्लादि गुणांतरम, शुक्लादि अन्य गुणों को आरभन्ते उत्पन्न करते हैं। इति ही ते अभ्युपगच्छन्ति, ते कानादाः वैशेषिकाः अभ्युपगच्छन्ति, है कि कनाद मुनि के अनुयायी इस प्रकार स्वीकार करते हैं। अभ्युपगच्छन्ति, पूर्ण विराम हुआ। आगे सह अभ्युपगमः द्रव्य गुणयोः अपृथक देशत्वे अभ्युपगम्यमाने बाध्येत। ठीक है ना। सह अभ्युपगम बाध्येत लग गया। वह उनका अभ्युपगम, अभ्युपगम स्वीकार, उनका वो सिद्धांत बाधित हो जाता है। कौन सिद्धांत? अभी अभी जो बताया। हाँ नहीं, अभी क्या कहा कि हाँ कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न करता है, कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते हैं। यह सब सिद्धांत अभ्युपगम क्या बाध्यत, बाधित होगा। कब? बीच में आया है द्रव्य गुणयो हो अपृथक देशत्वे अभ्युपगम्य माने। द्रव्य और गुण इन दोनों को अपृथक देशत्वे, अपृथक देशत्वे मतलब एक देशत्वे अभ्युपगम्य माने। ठीक है। द्रव्य और गुण को एक देश में मानेंगे तो वो उनका सिद्धांत बाधित होता है। जैसे उदाहरण, द्रव्य और गुण, द्रव्य हुआ पट, है कि नहीं? ये लिखा है ना द्रव्य गुणयो हो, उस पर चाहे एक वाक्य लिख लीजिए पहले छोटा सा। द्रव्य गुणयो हो बराबर, उसका अर्थ लिख लीजिए। द्रव्य गुणयो हो बराबर पट तद्गत गुणयो हो, पट तद्गत गुणयो हो, अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक अपृथक देशत्वे बराबर एक देशत्वे, एक देशत्वे। आगे उदाहरण चिन्ह में शुक्ल पट, उदाहरण चिन्हवान, उदाहरण चिन्ह इति एवं अभ्युपगम्य माने। अभ्युपगम्य माने। ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो द्रव्य गुणयो पद आया यहां पर, तो द्रव्य और गुण से को क्या लेंगे? पट और पटगत शुक्ल रूप, ये दोनों मिला द्रव्य और गुण। अपृथक देशत्वे, अपृथक देश मतलब एक देशत्वे, दोनों का एक देश मानेंगे। किसके आधार पर? प्रतीति के आधार पर, शुक्ल पट। इस प्रतीति के आधार पर यदि द्रव्य और गुण इन दोनों को एक देश, अपृथक देशत्व मानेंगे, अर्थात अयुत सिद्धत्व, क्योंकि अयुत सिद्धत्व की परिभाषा क्या की उन्होंने? अपृथक देशत्व। और इस प्रकार अपृथक देशत्व एक देशत्व मानेंगे तो उनका वो सिद्धांत बाधित होगा। कौन सा? द्रव्य अन्य द्रव्य को उत्पन्न करते और कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते, वो सिद्धांत बाधित होगा। कैसा बाधित होगा? अब देखिए सीधी बात है कि आप शुक्ल गुण पट का, शुक्ल गुण और पट इन दोनों को क्या मान रहे हो? एक देश में मान रहे हो। अपृथक देश तो मानेंगे तब वो सिद्धांत बाधित होगा ना। तो एक देश में मान रहे हो, किंतु वो उस सिद्धांत के अनुसार एक देशत्व सिद्ध होता ही नहीं है, क्योंकि पट का देश सिद्ध होता है कौन? तंतु, क्योंकि द्रव्य अन्य द्रव्य को उत्पन्न करते। द्रव्याणि
द्रव्यांतरम आरभन्ते। अतः पट का देश सिद्ध होता है तंतु, बराबर। अच्छा, पट का जो शुक्ल गुण है उसका देश सिद्ध होता है कौन? पट, क्योंकि उस शुक्ल रूप के प्रति समवायी कारण कौन माना है उन्होंने? पट को। तो उसका देश कौन है? पट। तो दोनों का देश अलग अलग हुआ कि नहीं? अब यदि दोनों का देश अलग अलग क्यों हो रहा है? द्रव्य द्रव्यांतर को आरंभ करते हैं और कारण के गुण कार्य के गुण को आरंभ करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार उनका देश क्या हो रहा है? अलग अलग, पृथक देश सिद्ध हो रहा है। और पृथक देश सिद्ध हो रहा है उनके उस सिद्धांत के अनुसार, किंतु वह सिद्धांत बाधित होगा कब? यदि द्रव्य और गुण का एक देश मानेंगे तो, है कि नहीं? अतः द्रव्य और गुण का एक देश सिद्ध ही नहीं होता है। और एक देश मतलब अपृथकत्व, तो अपृथकत्व रूप अयुत सिद्धत्व की सिद्धि ही नहीं हो रही है। बात लगी कि नहीं? कैसे है? इस पर वो आधारित है, उस पर वो आधारित है, उस पर वो आधारित है, ये सब बात समझ लेना पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे फिर पंक्ति देखिए। स अभ्युपगम द्रव्य गुणयो अपृथक देशत्वे अभ्युपगम्य माने बाध्येत। इसलिए अयुत सिद्धत्व कैसा है तुम्हारा बताओ, ये पूछा था सिद्धांतियों ने। तो तीन विकल्प किए थे, तीन विकल्पों में पहला विकल्प कौन था? अपृथक देशत्व। तो अपृथक देशत्व रूप अयुत सिद्धत्व सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उनका उस प्रकार मानेंगे, द्रव्य और गुण का एक अपृथक देशत्व मानेंगे तो उस सिद्धांत का बाद होता है, और उस सिद्धांत का बाद होना उनके लिए उचित नहीं है। अतः अपृथक देशत्व रूप अयुत सिद्धत्व सिद्ध नहीं हुआ। अब वो कहेंगे दूसरा विकल्प मानेंगे हम। तो दूसरा विकल्प क्या था? अपृथक कालत्व। ठीक है ना? तो वही कह रहे अब, अथ अपृथक कालत्वम अयुत सिद्धत्वम उच्चेत। ये जो पंक्ति आ रही अथ, उसके पूर्व में लिखिए द्वितीयम विकल्पम उत्थाप्य, द्वितीयम विकल्पम उत्थाप्य निरस्यति, निरस्यति अथ इति। देखो भाई, अब दूसरे विकल्प को उठाकर उसका निराकरण कर रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, अथ अपृथक कालत्वम अयुत सिद्धत्वम। अब अयुत सिद्ध किसको कहेंगे? अपृथक कालत्व को। ध्यान दीजिए भाई, तीन विकल्प किए थे ना, अयुत सिद्धत्व को पूछा था अयुत सिद्धत्व क्या है, तो तीन विकल्प किए थे। पहला विकल्प अपृथक देशत्व, दूसरा विकल्प अपृथक कालत्व, तीसरा विकल्प अपृथक स्वभावत्व। तो पहला विकल्प का निराकरण किया। अब दूसरा विकल्प क्या था? अपृथक कालत्व। अपृथक कालत्व मतलब पृथक अलग अलग काल में न रहना, यह है हमारा अयुत सिद्धत्व। अलग अलग काल में दो चीज न रहना, यह है अयुत सिद्धत्व। इस प्रकार का अयुत सिद्धत्व मानते हैं वो लोग, वैशेषिक लोग, तो भी उनका वो कहना ठीक नहीं है। कैसे? वो बता रहे, अथ अपृथक कालत्वम अयुत सिद्धत्वम उच्चेत। ऐसा यदि वो कहेंगे तो कह रहे फिर सव्य दक्षिणयोः अपि गो विषाणयोः अयुत सिद्धत्वम प्रसज्जेत। ठीक है जी, थोड़ा अन्वय। गो विषाणयोः पीछे सव्य दक्षिणयोः अपि आगे अयुत सिद्धत्वम प्रसज्जेत। ठीक है, देखिए भैया, तो क्या होगा यदि अपृथक कालत्व रूप अयुत सिद्धत्व मानेंगे तो गो विषाणयो, गो गाय, विषाण सिंह, गाय के सिंह है कि नहीं? पृथक पृथक काल में है क्या? दो सिंह गाय के, एक उत्पन्न हुआ फिर दूसरे महीने में दूसरा उत्पन्न हुआ, ऐसा है क्या? साथ साथ दोनों सिंह है कि नहीं? है कि नहीं? तो अपृथक कालत्व उन दो सिंहों में भी है, उन दो सिंहों को भी कहना पड़ेगा दोनों क्या है? अयुत सिद्ध है। किंतु मानेंगे कि वो लोग? वैशेषिक नहीं मानेंगे। अतः अपृथक कालत्व रूप अयुत सिद्धत्व भी सिद्ध नहीं हो सकता। नहीं तो फिर मानो क्या?
दो गाय के सिंग है, गाय के दो सिंग है, तो वो भी आयुध सिद्ध है, ऐसा मानो, वैसे तो मान नहीं सकते। वही दे रहे गो विषाणयो हो सव्य दक्षिणयो, सव्य दक्षिण मतलब हाँ बाया दाया है कि नहीं, दावा उजवा हम लोग कहते कि नहीं, इधर का उधर के दो सिंह होते हैं ना। सव्य दक्षिणयो अपि गो विषाणु, गाय के सिंह जो कि सव्य दक्षिण है, दावा उजवा है, उनमें भी आयुध सिद्धत्व प्रसज्जेत, आयुध सिद्धत्व की प्राप्ति होगी, जबकि वो मान नहीं सकते वहां पर आयुध सिद्धत्व। ठीक। दूसरी बात, उनका एक सिद्धांत है, उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। कोई भी द्रव्य उत्पन्न होता है तो एक क्षण भर के लिए निर्गुण और निष्क्रिय होता है। पट उत्पन्न हुआ तो उसी क्षण में उसका रूप उत्पन्न हुआ क्या? नहीं हुआ। तो कहा फिर अपृथक, एक अपृथक काल चाहिए ना, तो अपृथक काल का सिद्ध हुआ, अपितु पृथक काल सिद्ध हुआ। पहले क्षण में पट द्रव्य उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण में गुणादि उत्पन्न हुए, तो पृथक काल हुआ। अपृथक काल तो सिद्ध नहीं हो सकता, अतः अपृथक कालत्व रूप आयुध सिद्धत्व भी वो कह नहीं सकते। लग गया? चलिए आगे। तथा अपृथक स्वभावत्व, तीसरा विकल्प, तीसरा क्या था? अपृथक स्वभावत्व रूप आयुध सिद्धत्व है, वो भी उनका कहना ठीक नहीं है। इस बात को बता रहे हैं तथा इत्यादि पंक्ति से। तो तथा के पूर्व में एक वाक्य लिखिए जोड़ा, स्वभाव ही स्वरूपम, स्वभाव ही स्वरूपम अर्धविराम, तस्य अपृथक्त्वे, तस्य अपृथक्त्वे कौंस में लिखिए एकत्वे कौंस बंद, आगे अस्मत् इष्ट अभेद सिद्धि, अस्मत् इष्ट अभेद सिद्धि इति आह तथा इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, अभेद सिद्धि इति आह तथा इति। अर्थ, स्वभाव का मतलब होता है स्वरूप, और तस्य अपृथक्त्वे, दोनों का स्वभाव अर्थात दोनों का स्वरूप अपृथक है। अपृथक है मतलब भिन्न भिन्न नहीं, अर्थात एक है। और ऐसा यदि कहोगे तो सिद्धांति कह रहे अस्मत् इष्ट अभेद सिद्धि, हम लोगों को जो अभेद सिद्धि करनी है वो तो सिद्धि हो जा रही, फिर तब तो हमारे अनुकूल बात हो जाएगी। ठीक है ना? अब वो तो तुमको मान्य नहीं है, अतः अपृथक स्वभावत्व रूप आयुध सिद्धत्व भी तुम मान नहीं सकोगे, है कि नहीं? नहीं तो तुम्हारा सिद्धांत का बाद होगा, हमारा इष्ट सिद्ध होगा, ये कह रहे वेदांती। चलिए भाई, तथा अपृथक स्वभावत्वे तु आयुध सिद्धत्वे, अपृथक स्वभाव रूप आयुध सिद्धत्व मानेंगे तो आयुध सिद्धत्वे ऐसा मानेंगे तो क्या? न द्रव्य गुणयो आत्मभेद संभवति, न कान्वय संभवति के साथ, द्रव्य गुणयो आत्मभेद न संभवति। द्रव्य और गुण इन दोनों में जो आत्मभेद है, आत्मभेद का अर्थ स्वरूप भेद, आत्मभेद मतलब स्वरूप भेद, न संभव, स्वरूप भेद संभव नहीं होगा। जबकि उनका सिद्धांत है क्या? ये सब छह पदार्थ एक दूसरे से अत्यंत क्या है? भिन्न है, अर्थात उन्होंने स्वरूप भेद माना है, और वो स्वरूप भेद ही सिद्ध नहीं होगा। कब? यदि हाँ अपृथक स्वभाव रूप आयुध सिद्ध मानेंगे तब। वही देखिए, अपृथक स्वभावत्वे तो आयुध सिद्धत्वे, अपृथक स्वभाव रूप आयुध सिद्धत्व मानते हैं तो द्रव्य गुणयो आत्मभेद, आत्मभेद स्वरूप भेद न संभवति, संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? कैसे भाई? आगे, तस्य तादात्म्येन एव प्रतीयमानत्वात्। ठीक है ना? तस्य, तस्य शब्द का अर्थ लिखिए गुणस्य, गुण कर्म इत्यादि, तादात्म्येन एव प्रतीयमानत्वात्, क्योंकि उनकी प्रतीति कैसी हो रही है? तादात्म्य से प्रतीति होती है। क्योंकि क्या आयुध सिद्ध का स्वभाव स्वरूप क्या माना आपने? अपृथक स्वभाव, मतलब अपृथक स्वरूप,
अर्थात उनका स्वरूप पृथक पृथक नहीं है, अर्थात तादात्म्य से प्रतीति, और तादात्म्य से प्रतीति होगी तो उनका स्वरूप भेद सिद्ध नहीं होगा, जो कि तुम स्वरूप भेद मानते हो वैशेषिक लोग। ठीक है, तस्य तादात्म्येन एव प्रतीयमानत्वात्। लग गया इतना? यहाँ तक एक बात हो गई। प्रतीयमानत्वात्, इसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, एवं एवं षट् पदार्थाः अत्यंत भिन्नाः इति सिद्धान्तः अनुभव विरोधेन दूषितः। ठीक है, अनुभव विरोधेन दूषित। कुल मिलाकर क्या हुआ कि एवं इस प्रकार से अभी तक चिंतन किया, उसके अनुसार षट पदार्थ अत्यंत भिन्ना इति सिद्धांत, यह सिद्धांत है किनका? वैशेषिकों का। द्रव्य गुण कर्म इत्यादि 6 पदार्थ परस्पर में क्या है? अत्यंत भिन्न है, यह उनका सिद्धांत। किंतु यह सिद्धांत भी उनका गलत है। तो वैशेषिकों का क्या क्या गलती है सब बता रहे, सभी गलत है। परमाणु कारणवाद ही त्याज्य है, तो भी किसी की श्रद्धा न हो इसलिए उन पर दोष दिखाने हैं। ठीक है ना? तो परमाणु कारणवाद, जगत के प्रति परमाणु कारण मानते, वो कैसे परमाणु कारण नहीं हो सकते, इस बात को बता दिया। परमाणु का जो स्वरूप उन्होंने माना है निरवय वगैरह नित्य वगैरह, वो भी कैसा गलत है, वो भी पीछे बता दिया। और 6 पदार्थ जो अत्यंत भिन्न है, अलग अलग है, ये भी उनका कैसा कहना ठीक नहीं है, ये भी बात बता दी। ये सब एवं षट पदार्थ अत्यंत भिन्ना इति सिद्धांत, यह उनका सिद्धांत अनुभव के साथ विरुद्ध है, इसलिए दूषित है। यह यहाँ तक बता दिया। ठीक है, चलिए भाई, प्रतिमानत्वात् हो गया ना। आगे युत सिद्धयोः संबंधः संयोगः अयुत सिद्धयोः समवायः इति अयम् अभ्युपगमः मृषा एव तेषाम्। अब वो बोलना चाहते हैं कि युत सिद्ध और अयुत सिद्ध, ठीक है ना, और कुछ बात बोलना चाहते हैं, उनका क्या सिद्धांत है वो देकर फिर वो कैसा दूषित है उस बात को भी बताना है। किंतु यहाँ के आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।